नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टेस्ट प्रैक्टिस पर हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं डेली के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली के डिस्कस कर रहे हैं और फिलहाल हमारा सेशन जो है वो ज्योग्राफी पर चल रहा है। तो ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 सेशंस में डिस्कस किए हैं। 5 क्वेश्चन एक सेशन में, 5 क्वेश्चन दूसरे सेशन में। आज के सेशन में अगेन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे, ये सेशन हमने स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि जो बच्चे जनरली आते हुए भी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आते हुए भी लैंग्वेज में फंस जाते हैं या कई बार स्टेटमेंट्स में फंस जाते हैं और उसकी वजह से नॉलेज होते हुए भी क्वेश्चन का को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो दैट इज वाई हमने ये सेशन स्टार्ट किया है कि क्या तरीका होता है, क्या सही अप्रोच होती है, जैसे कि हम पता लगा सके, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उनको समझें और फिर किस तरीके से आंसर दें। इसी के लिए ये सेशन जो है वो हमने रखे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में कुछ कथन है, उन पर विचार हमें करना है और हमें पूछा गया है कि करेक्ट आंसर जो है उनका क्या होगा, मतलब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट जो हैं वो ज्यादा ऊंचे हैं कंपेयर्ड टू ईस्टर्न घाट। पहला स्टेटमेंट हमें ये कहता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है Western Ghats are more continuous than the Eastern Ghats as the latter is eroded by several east flowing rivers. पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा सतत रूप से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वी घाट का अपरदन जो है वो अधिक हुआ है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तरफ जैसे अपरदन जो है वो अधिक हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। ये तीन स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट्स। ये बात हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे हैं। काफी ज्यादा ऊंचाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। खास तौर से जब हम सदर्न वेस्टर्न घाट की तरफ जाते हैं तब तो ऊंचाई और ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की वो हमें 2695 मीटर्स देखने को मिलती है, जबकि ईस्टर्न घाट में हमें हाईएस्ट जो पीक है वो 1400 मीटर्स के आसपास देखने को मिलती है। लगभग डबल, ऑलमोस्ट डबल जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो वास्तव में बहुत ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट निकल करके आता है। सेकंड स्टेटमेंट, वेस्टर्न घाट्स आर मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट्स एज लेटर इज इरोडेड बाय सेवरल ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज्यादा कटा फटा हमें दिखाई देता है, टूटा हुआ सा हमें दिखाई देता है। कंटिन्यूटी जो है वो ईस्टर्न घाट में हमें नहीं दिखाई देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ये दोनों जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को हम नीलगिरी हिल्स के नाम से ही जानते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में ही जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट निकल करके आता है। तो आंसर हो जाता है हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो तीनों हमें सही देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचा है ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस है ईस्टर्न घाट से, और दोनों जो है वो नीलगिरी हिल्स पर मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल करके आता है इन तीनों स्टेटमेंट्स को देख करके, दैट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements are correct about structure of biosphere reserve? जैव मंडल आगार या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं? पहला स्टेटमेंट दिया है कोर जोन इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व, इट में कंटेन एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोर क्षेत्र जैव मंडल आगार का सबसे संरक्षित क्षेत्र है, इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बफर जोन के बारे में है। बफर जोन इंक्लूड्स रेस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, fishing, grazing, etc., which are permitted to reduce its effect on the core zone. बफर क्षेत्र में बहाली होती है, रिस्टोरेशन होता है, सीमित पर्यटन किया जाता है, मछली पकड़ने का काम, चराई आदि शामिल होता है, जिन्हें की कोर क्षेत्र पर इसके प्रभाव को कम करने हेतु अनुमति किया जाता है। अनुमति मिलती इसलिए है, परमिशन मिलती इसलिए ताकि कोर जोन जो है उस पर इसका प्रभाव कम से कम हो। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट दिखाई देते हैं। कोर जोन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज हो सकती है, एंडेमिक प्लांट्स हो सकते हैं, एंडेमिक एनिमल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बफर जोन जो है वो उसमें टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग ये सारी जो है वो चीजें
अलाउड होती हैं और उनको अलाउ किया ही इसलिए जाता है ताकि कोर जोन पर इसका प्रभाव ना पड़े। ये सारी चीजें बफर जोन में हो जाए, कोर जोन जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, पूरी तरीके से सेफ रहे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमें करेक्ट दिखाई देता है। बफर क्षेत्र में ये सारे काम जो है वो हमें होते हुए दिखाई देते हैं। तो आंसर हमारा निकल करके आ जाता है यहाँ पर बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिल रहे हैं, दोज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आज का हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान जो है। यहां पर जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके पश्चिम में, उसके पश्चिम वाला भाग जो हमें ये दिखाई देता है, दीज आर नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बारे में दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाह और पत्तन के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टास, पश्चिमी तटीय मैदानों से बहने वाली नदियां कोई डेल्टा नहीं बनाती। अगर हम यहां पर देखें तो वास्तव में यह बात बिल्कुल सही हमें देखने को मिलती है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज्यादा एब्रप्टली राइज करता है ऑन द वेस्टर्न मार्जिन। पश्चिमी किनारा जो है वहां पर बहुत ज्यादा एब्रप्टली राइज करता है और उसके बाद इधर का जो स्लोप है वो बहुत नॉर्मल स्लोप जो है हमें देखने को मिलता है। ये काफी स्टीप स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है, ये काफी तीव्र ढाल है, ये मंद ढाल है। तो वेस्टर्न घाट जो है, जो ये ब्लैक कलर से जो मैंने दिखा रखा है, उसका वेस्टर्न मार्जिन यानी कि इधर वाला किनारा जो है, वेस्ट वाला किनारा, पश्चिमी किनारा जो है वो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है हमें। इस वजह से जब हम कोस्टल एरियाज में जाते हैं, तटीय क्षेत्र में जब जाते हैं, तो वहां पर भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि शिप्स जो हैं वो आसानी से यहां पर आ सकते हैं और इनका पोर्ट्स या हार्बर्स बनाने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, जैसी स्थितियां, आदर्श स्थितियां, आइडियल कंडीशंस जो होनी चाहिए, वो सारी यहां पर फुलफिल होती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिखाई देता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं बंदरगाह या पत्तन, पोर्ट्स या हार्बर्स बनाने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टास, यहां पर बहने वाली जितनी भी नदियां हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वो सारी की सारी रिवर्स जो हैं वो एस्चुरीज बनाती हुई हमें दिखाई देती है। हिंदी में जिन्हें हम ज्वार नदमुख कहते हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुरीज जो हैं वो बनाती हुई हमें दिखाई देती है इस क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट निकल करके आता है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। तो आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों जो हैं वो सही यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not related to China equivalent climate? निम्न में से कौन सा चीन तुल्य जलवायु से संबंधित नहीं है? चीन तुल्य जलवायु से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नॉट इक्विवेलेंट, नॉट रिलेटेड की बात जो है वो करी गई है, संबंधित नहीं है की बात जो है वो की गई है। पहला स्टेटमेंट, सीधे 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो पहला ऑप्शन कहता है दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड इन द वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स। इस प्रकार की जलवायु उष्ण समशीतोष्ण अक्षांशों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। देखिए, चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट की अगर हम बात करें, चाइना खुद किधर है? एशिया के वेस्टर्न मार्जिन पे, एशिया के ईस्टर्न मार्जिन पर, पूर्वी किनारे पर। और अगर मैं इसके लैटिट्यूड्स की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हमें वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स पर देखने को मिलता है, उष्ण समशीतोष्ण अक्षांशों पर हमें देखने को मिलता है इस एरिया में। तो चाइना खुद ही इस जगह पर है, चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट जो है वो यही देखने को मिल रहा है। तो दूसरी जगह भी जो है चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट जो है वो हमें ऐसी ही परिस्थितियों में देखने को मिलेगा। या अगर हम दूसरों को छोड़ दे तो चाइना खुद जो है वो ऐसी ही परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हमें पूछा गया नॉट रिलेटेड, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, आंसर जो है वो ये हो नहीं सकता। In this climate there is more rainfall than the Mediterranean climate found in the same latitudes. इसी अक्षांश पर पाए जाने वाले भूमध्य सागरीय जलवायु की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि मेडिटेरेनियन रेनफॉल जो है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है, पर्टिकुलर इन लैटिट्यूड्स पर। लेकिन जो रेनफॉल है इस क्लाइमेट का, चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट का,
वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। हमें नॉट रिलेटेड, नॉट करेक्ट जो है वो निकालना है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये तो हम भारत के लिए यूज करते हैं। ऐसा शब्द जो है वो तो हम भारत के लिए यूज करते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो तो हम भारत के लिए यूज करते हैं। हमने कभी ये नहीं पढ़ा हमारी लाइफ में कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट है। हमारा क्लाइमेट के लिए हम हमेशा यही वर्ड यूज करते हैं कि हमारा क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। मतलब ये चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट का पार्ट नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। बट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को भी, अगले स्टेटमेंट को, अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द गल्फ क्लाइमेट और द नटाल क्लाइमेट। इसे कभी कभी खाड़ी तुल्य जलवायु या नटाल तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसे हम कभी कभी गल्फ क्लाइमेट या नटाल इक्विवेलेंट क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यही एक ऐसी चीज है जो कि चाइना इक्विवेलेंट क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं है, और हमें यही पूछा है कि नॉट रिलेटेड है, कौन सी जलवायु से संबंधित नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट रिलेटेड की बात की गई है। ऐसा नहीं कि हम रिलेटेड रिलेटेड देख रहे हैं और फिर आंसर जो है आते हुए भी, हमें चीजों को समझते हुए भी हम सिर्फ लैंग्वेज में उलझ गए हैं, भाषा में फंस करके गलती करके आ जाए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो अच्छे से समझ करके ध्यान से देखते हुए फिर हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइड्स। यहां पर ये थोड़ा सा स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड की बात हो रही है। स्प्रिंग एंड नीप टाइड, हिंदी में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लघु एवं दीर्घ ज्वार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। द पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून रिलेटिव टू द अर्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द टाइड्स। पृथ्वी की स्थिति, सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति, तीनों की पोजीशन जो है, तीनों की स्थिति जो है, उसी से टाइड्स की हाइट जो है वो रिलेट करती है। मतलब ज्वार की जो ऊंचाई है उसका प्रत्यक्ष संबंध हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा किस जगह पर है, अर्थ यहाँ पर है, मून कहाँ पर है, सन कहाँ पर है, उनकी लोकेशंस किस तरीके से अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसी के रेस्पेक्ट में हमें टाइड्स की हाइट जो है वो घटती बढ़ती दिखाई देती है। कभी टाइड जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा आ जाता है, कभी लो टाइड जो है वो बहुत ज्यादा नीचा हो जाता है। ये सारी इन तीनों की रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात जो है वो कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज अ गैप ऑफ 7 days बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। दीर्घ ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच, दीर्घ ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। 7 days का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। एक स्प्रिंग टाइड और एक नीप टाइड जो है वो हमें 7 days में देखने को मिलता है, क्योंकि एक स्प्रिंग टाइड जो है, अगेन स्प्रिंग टाइड, दो कंसेक्यूटिव स्प्रिंग टाइड्स जो हैं, दो क्रमानुगत दीर्घ ज्वार जो हैं, उनके बीच हमें 15 दिन का गैप देखने को मिलता है। तो दैट इज वाई स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच की अगर हम बात करेंगे तो 7 दिनों का डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ 1 and 2। यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो क्वेश्चन को टाइप करने में भी हो गई है, बट लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा आपको घुमाती है कि ये ऐसा होगा, कि वैसा होगा, कि ये होगा, कि वो होगा। तो लैंग्वेज को पकड़ना हमें आना चाहिए। लैंग्वेज को अगर हम अच्छे से पकड़ पाते हैं तो आता सब कुछ है हमें। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी है। कंसेप्ट क्लैरिटी अगर है, यहाँ डेफिनेटली कंसेप्ट जो है वो भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है प्लस आप लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो हमारा जो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है उस पर क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्स जो है वो अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। या अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 1000 से भी ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जो भी आप लेना चाहें उसे लेकर के अपना काम जो है, अपना प्रयास जो है, अपने एफर्ट्स जो है उनको बचा करके इस प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि ये जो सेशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा, आप लोगों की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और आप लोगों का जो रिजल्ट होगा उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट जो है इसका देखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।